अध्याय 18 जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक कल्पित कथाएं और कहानी क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती है। कल्पना कीजिए एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए। उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नज़र रखना है। वह न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, अर्थव्यवस्था का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 की नए साल की पूर्व संध्या वह टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वह हज़ारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्ज्वल रोशनी, विकासशाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों में घिरे हैं। वह 2009 की नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वह हज़ारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है। यह लगभग एक समान ही लगता है, उससे अधिक अंतर नजर नहीं आता। वह लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों को जमघट लगाए देखता है। वह लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतों से घिरे हैं, जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वह समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वह ज़मीन के कुछ और निकट जाता है और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थी को समान डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। वह देखता है कि समान संख्या में पेटेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संरक्षित कर रहे हैं। वह ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज़ हो चुके हैं, कारों को अब और गैस माइलेज मिलता है, सौर और फ्रेडिंग तकनीक अब विकसित हो चुकी है, सोशल मीडिया तेज़ी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वह देश के ऊपर उड़ता है वह यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफ़ी हद तक उसी समान अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्थिति में है। शायद 2009 से 2007 की तुलना से बेहतर यह निष्कर्ष निकालता है। फिर वह आंकड़ों पर नज़र डालता है। वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में 16 ट्रिलियन से करीब हो चुके थे। यह देखकर वह चौंका रह जाता है और 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके थे। यह जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया। वह विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्वानुमान इस तरह डूब चुका है। मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वह कहता है। मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा है। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावादी क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच ऐसा एक बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया। अर्थव्यवस्था के बारे में वे कहानियाँ जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और वित्त मार्केट की जोखिम का सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज़ थी जो बदली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का वृत्तांत भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफ़ी राशि गंवा दी, फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को ऋण देना बंद कर दिया जिसके कारण वो नौकरियां चली गई और इसी तरह बहुत कुछ। एक नए वृत्तांत से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक समान, अगर बेहतर नहीं, 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी ही क्षमता थी जितनी 2007 में। फिर भी अर्थव्यवस्था ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। यह 1945 की जर्मनी से अलग था जिसके विनिर्माण आधार या नामो निशान मिट गया था, या फिर 2000 के दशक के जापान से जिसकी श्रमजीवी जनसंख्या सिमट रही थी। वह वास्तविक आर्थिक नुकसान था। 2009 में हमने खुद पर वृत्तांत नुकसान थोप दिया और यह अत्यंत घोर था। यह सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक था। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसायों, निवेशकों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने योग्य हैं। लेकिन कहानियाँ अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली बल है। ये वह ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भागों को चलने दे सकती हैं, या वह ब्रेक हैं जो हमारी क्षमताओं पर रोक कर रखें। फ्रहमे ने एक बार इन कहानियों के द्वारा लिए जाने वाले रास्ते पर निरूपण किया। योजना बनाते हुए हम बस इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। अन्यों की योजनाओं और कौशलों
को अनदेखा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत का स्पष्टीकरण देते हुए और भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हुए कौशल की करणीय भूमिका पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और भाग्य की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमें हमारी धारणाओं में अतिविश्वासी बना देता है। उन्होंने वर्णित किया कैसे यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। मुझे नवप्रवर्तक स्टार्टअप्स के संस्थापकों और सहभागियों से यह प्रश्न करने के कई अवसर मिले हैं। आपके प्रयास का परिणाम किस हद तक इस पर निर्भर करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निस्संदेह रूप से यह एक सरल प्रश्न है। उत्तर तुरंत ही आ जाता है और यह कभी भी 80% से कम नहीं रहा। जब उन्हें यह भी निश्चित रूप से पता नहीं होता कि वे सफल होंगे या नहीं, वे निर्भीक लोग मानते हैं उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उनके प्रतिद्वंदियों की उपलब्धियों और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही निर्भर करता है जितना उनके खुद के प्रयासों पर। फिर भी व्यवसायी स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी योजना और कार्रवाई और सबसे निकट के खतरे और अवसर, जैसे वित्त पोषण की उपलब्धता, वे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कम जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहां प्रतिस्पर्धा की कोई खास भूमिका न हो। कुछ हद तक हम सभी ऐसा करते हैं और ठीक मेरी बेटी की तरह। यह हमें ज़रा भी परेशान नहीं करता। हम विचारहीन और भ्रमित होकर नहीं रहते। हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस संसार में हम रहते हैं वह अर्थपूर्ण है। अगर आपको ऐसा न अनुभव हो तो हर सुबह बिस्तर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मंडराता वह एलियन, वही जिसे विश्वास है कि वह जो देखता है उसके आधार पर वह जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत सिद्ध होता है क्योंकि वह नहीं जान सकता कि अन्य लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियाँ चल रही हैं। वह हम सब हैं।